हाय दोस्तों, मैं अब आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टीच वर्ल्ड में। चलिए आज हम फिर से पढ़ते हैं आगे का पार्ट किसका, नागरी लिपि का, जिसके राइटर हैं गुलाकर मुले। उससे पहले नए व्यूअर हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हमारे टेलीग्राम आई डी टीच वर्ल्ड पर भी जरूर विजिट करें, वहाँ पे नोट्स और बुक के PDF भी उपलब्ध है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने पहले टॉपिक क्या लिया है, उत्तर भारत। पिछले वीडियो में जैसे कि हमने देखा था कि दक्षिण भारत में नंदी नागरी लिपि, विजयनगर के शासक, राजपूत आदि ये सब के लेख मिले करते थे, जिन्हें नंदी नागरी का नाम दिया गया था। आज हम उत्तर भारत में जानेंगे नागरी लिपि को किस नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से जानते हैं, और इनसे राजाओं द्वारा इनका प्रयोग किया जाता था या किन किन वंशों द्वारा इनका प्रयोग किया जाता था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उत्तर भारत, इस्लामी शासक। शुरुआत लेखक यहीं से करते हैं कि उत्तर भारत में जो इस्लामी शासक यानी कौन, महमूद गजनवी जो इस्लामी शासक का नींव डाला था, जिसने उसने भी अपने सिक्कों पर जो राजाओं द्वारा पुराने ज़माने में कुछ जो सिक्के चलाए जाते थे उन पर उसने एक तरफ कूफी लिपि में एक तरफ नागरी लिपि में कलमा लिखवाया था। कलमा यानी कि जो बोलते हैं ना शब्द थोड़ा सा लिखवाना, उसको कूफी लिपि में उसने क्या लिखवाया था, मेकम मोहम्मद अवतार निर्पित महमूद। इसका मतलब होता है कि जो अभी के समय अव्यक्त मेकम, अभी के समय मोहम्मद यानी कि जो ईश्वर का अवतार है, निर्पित यानी कि राजा महमूद है, यानी कि वो लिखवाया था कि जो अभी के समय जो ईश्वर का अवतार है वो राजा महमूद है। उसने कूफी लिपि में एक तरफ ये लिखवाया था, लेकिन कब लिखवाया था, 1028 ईस्वी में, कब 11वीं सदी में। और ये सिक्के कहाँ ढाले गए थे, लाहौर में। किस चीज़ के सिक्के थे, यानी किस तत्व के, तो चांदी के सिक्के थे, लाहौर के टकसाल में अवतार थे। अब आगे लेखक बोलते हैं कि कई सारे इस्लामी शासक, इनकी तरह कई सारे इस्लामी शासक ने अपने द्वारा चलाए गए प्रचलित सिक्कों में नागरी लिपि का उपयोग किया। जैसे कि पहला तो वही मोहम्मद गजनवी, दूसरा मोहम्मद गौरी, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा बादशाह अकबर, पांचवा शेरशाह, और फिर आगे भी आने वाले शासक इनकी तरह लिखवाए थे। इस्लामी शासक खास करके ये भी नोटिस कीजिएगा, इस्लामी शासक यानी कि मुस्लिम जो शासक थे वो। अब बादशाह अकबर ने यहाँ तक लिखवा दिया था अपने द्वारा चलाए गए सिक्कों में कि उन्होंने एक राम और सीता जी का एक चित्र छपवाया था, और उसमें राम सिया लिखवा दिया था। किसने, बादशाह अकबर ने। ये ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देवनागरी। अब लेखक बोलते हैं क्या, उत्तर भारत में जो नागरी लिपि पाए जाते थे उनको देवनागरी का नाम दिया गया था। ये आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरह उसका देवनागरी नाम पड़ा था, कितने तथ्य थे, इस प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं कि उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहियाल, मेवाड़ एक जगह है, उसका गुहियाल एक वंश है। मेवाड़ के गुहियाल, संभार अजमेर के चौहान, संभार अजमेर एक जगह है और चौहान वहाँ के वंश है। कन्नौज के गढ़वाल, कन्नौज एक जगह है और गढ़वाल वहाँ का एक वंश है। जिकाक भुक्ति बुंदेलखंड, जो वर्तमान का बुंदेलखंड है वही जिकाक भुक्ति था। के चंदेल वहाँ का एक वंश है। त्रिपुरा के कुलचुरी, त्रिपुरा आज राज्य बना हुआ, आप सब जानते हैं। कुलचुरी वहाँ का एक मतलब जो वंश होता है ना, वही है। ये शासक ने नागरी लिपियों का प्रयोग किया, नागरी लिपि का प्रयोग किया। किसमें, अपने सिक्कों में नागरी लिपि का प्रयोग किया, यानी कि उसको जो सिक्के चलाए थे उसमें नागरी अक्षरों को गुदवाया उन्होंने। अब आगे लेखक बोलते हैं सर्वदेशी। हमें ये नहीं बोलना चाहिए, लेखक आगे बोलते हैं कि हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि 8वीं सदी में दक्षिण भारत में तथा 9वीं सदी में उत्तर भारत में हमें नागरी लिपि के लेख मिलने लगे थे, यानी कि उस समय नागरी लिपि या देवनागरी लिपि या नंदी नागरी लिपि सर्वदेशिक भाषा था, यानी कि पूरे देश में फैला हुआ भाषा जिसको बोल सकते हैं, सर्वदेशिक भाषा था। जैसे क्या हिंदी इंग्लिश है। गुप्त काल, लेखक बोलते हैं कि गुप्त काल में जो ब्राह्मी लिपि होती थी, यानी नागरी लिपि से भी जो पहले लिपि चलते थे उसको ब्राह्मी लिपि बोलते थे। ब्राह्मी लिपि या सिद्धम लिपि, उसका दूसरा नाम क्या है, सिद्धम लिपि। ब्राह्मी लिपि जो अक्षर होते हैं ना, जैसे कि अ हुआ, इसके सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें, यानी कि छोटी आड़ी लकीरें, तिरछे लकीरें मिलती थी, और छोटे छोटे तिरकोन भी मिलते थे, छोटे छोटे
त्रिकोण भी मिला करते हैं, परंतु नागरी लिपि में ऐसा कुछ नहीं है। नागरी लिपि में लेखक बताते हैं कि जितने अक्षरों की चौड़ाई होती है, यानी कि जितनी चौड़ाई इतनी अक्षरों की चौड़ाई है, उतना ही उसके ऊपर सिर पे एक लकीर खींची जाती है। तथा लेखक बोलते हैं कि पुरानी नागरी लिपि, यानी कि पुरानी जो नागरी लिपि थी और नई टाइप बनने के बाद जो नागरी लिपि है, उसमें ज़्यादा भेद नहीं मिलता है। आसानी से प्रैक्टिस करने पे या थोड़ा सा समझने पे आसानी से ये दोनों समझ सकते हैं। आज भी लेकिन कहीं कहीं थोड़े बहुत त्रिकोण देखने को मिलते हैं। आगे बोलते हैं नागरी लेख। लेखक बोलते हैं आगे कि नागरी लेख दक्षिण भारत में 8वीं सदी में, अभी यहाँ पे मैंने बताया था, दक्षिण भारत में 8वीं सदी में और उत्तर भारत में 9वीं सदी में मिलने लगे थे। परंतु लेखक बोलते हैं नागरी लिपि की शुरुआत पता नहीं हमको कब से हुई, इसकी उत्पत्ति कितने हजार वर्ष पहले हो चुकी थी, क्योंकि 11वीं सदी में यानी 1128 में यह ज्ञात हो चुका था कि नागरी लिपि मतलब कि जो नागरी लिपि के अक्षर थे वो कई राजाओं द्वारा ज्ञात हो चुका था, वो कई राजाओं द्वारा प्रयोग किया जा चुका था। पुरानी शैली अक्षरों नागरी में दिखाई देते हैं। जो उत्पत्ति हुई थी उनकी पुरानी शैली थी, यानी कि जो उनकी पुरानी शैली थी उसके अक्षर आज भी नागरी लिपि में ही दिखाई देते हैं। यानी कि जो पुरानी परंपरा की जैसे कि हड़प्पा सभ्यता ये सब है, उनकी जो अक्षर दिखाई देते हैं वो आज भी नागरी लिपि में ही दिखाई देते हैं। उसका लेखक प्रश्न पूछते हैं कि नागरी, देवनागरी या नंदी नागरी ही क्यों कहते हैं। नागरी लिपि को अलग अलग जगह पे यानी कि उत्तर भारत में जैसे कि देवनागरी और दक्षिण भारत में जैसे कि नंदी नागरी क्यों कहा जाता है नागरी लिपि को, ये प्रश्न आगे आने वाले वीडियोस में मिल जाएंगे आपको। प्लीज़ तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। और हाँ, नए व्यूअर हमारे टेलीग्राम आईडी टीच वर्ल्ड पे भी जाके जरूर विजिट करें और इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज टीच वर्ल्ड पे भी जाके जरूर विजिट करें।